नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अशोक दीक्षित है। आने वाली उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं मूल विधि को विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा और साथ ही उसके क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। एक टेस्ट सीरीज भी मैं कराऊंगा जिसमें मैं आने वाले सभी संभावित क्वेश्चंस को परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग के सामने लेकर के आऊंगा, जिससे कि आप लोग को तैयारी में मदद मिल सके। इसी क्रम में मैंने बीएनएस की क्लासेस अभी शुरू की हैं, एक लेक्चर में ले चुका हूँ। उसी लेक्चर के बेस्ड पे मैं अभी कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूँ रिवीजन के लिए। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज बीएनएस को पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसमें से संभावित क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उसको भी हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का, जिसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। तो भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता यहाँ हम बात कर रहे हैं आईपीसी के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं आईपीसी के बारे में। तो भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। 6 अक्टूबर 1860 को 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल द्वारा इस पे कंसेंट दिया गया था। कंसेंट दे दिया गया था गवर्नर जनरल का। लेकिन जो ये लागू हुई है, ये लागू हुई है 1 जनवरी 1862 से। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई। तो भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई, जैसे कल मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को 3 नंबर इसका आंसर। 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। अब 11 अगस्त 2023 को क्या हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 11 अगस्त 2023 को माननीय गृह मंत्री ये 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। कहाँ पेश किया गया था, लोकसभा में। ये मैंने कल आपको बताया भी था कि 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लोकसभा में बीएनएस को पेश किया गया था। 25 दिसंबर 2023 को क्या हुआ था। 25 दिसंबर 2023 को ये दोनों सदनों से, लोकसभा दोनों सदनों से ये पास हुआ है। दोनों सदनों से पास हुआ है। 1 जनवरी 1862 क्या है, ये आईपीसी के लागू होने के दिनांक। ये आईपीसी के लागू होने का दिनांक है। आगे देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितने भाग व धाराएं हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय न्याय संहिता में कुल 20 भाग व 358 धाराएं हैं। ये आपको याद रखना है कि 20 भाग और 358 धाराएं भारतीय न्याय संहिता में है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 23 भाग और 511 धाराएं। ये किसमें थी, ये आईपीसी की धाराएं। आईपीसी की धाराएं हैं जो अब कम होकर के 20 भाग और 358 धाराओं में आ गई। अगला दिया है 39 भाग और 531 धाराएं। ये किसमें है, ये हमारे नए कानून जो लागू हुआ है बीएनएसएस, ये उसमें है। 39 भाग और 531 धाराएं। 37 अध्याय और 484 धाराएं। ये किसमें है, ये जो पुराना सीआरपीसी था हमारा, जिसकी जगह पे अब क्या आ गया है, बीएनएस। तो सीआरपीसी में 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, संभवतः क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। आगे देखते हैं कि बीएनएस में किस प्रकार की नई सजा का प्रावधान किया गया है। मैंने आपको बताया भी था कि इस बार एक नई सजा का प्रावधान बीएनएस में किया गया है। वो कौन सी है, वो है सामुदायिक सेवा का। कौन सी है, सामुदायिक सेवा का। 2 नंबर इसका आंसर है। कारावास, अर्थदंड और मृत्युदंड, ये इनका प्रावधान आईपीसी में पहले से था। इस बार सामुदायिक सेवा को ऐड किया गया है। सामुदायिक सेवा को इसमें ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अपराधों में से कौन से अपराध हेतु बीएनएस में प्रावधान किए गए हैं जिनका प्रावधान आईपीसी में नहीं था। तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो
इस बार बीएनएस में नए किए गए हैं जिनका आईपीसी में प्रावधान नहीं था। सबसे पहला देखते हैं, केवल ए और बी। भीड़ द्वारा हत्या, तो भीड़ द्वारा हत्या का प्रावधान इस बार किया गया है। अगला है बी पार्ट, संगठित अपराध, इसका भी प्रावधान किया गया है। अगला है सी, छोटे संगठित अपराध। छोटे संगठित अपराधों का भी इस बार प्रावधान बीएनएस में किया गया है, नया प्रावधान बीएनएस में किया गया है। अगला है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है झपटा मारी का। तो झपटा मारी का भी प्रावधान इस बार बीएनएस में किया गया है। तो सभी ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, सभी ऑप्शंस सही हैं। ए, बी, सी और डी उपरोक्त सभी ऑप्शंस सही हैं। इसका आंसर है 4, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, लिंग को परिभाषित किया गया है। तो लिंग को किस धारा में परिभाषित किया गया है? कल मैंने आपको बताया भी था कि लिंग को परिभाषित किया गया है धारा 2 के 10 में। धारा 2 के 10 में लिंग को परिभाषित किया गया है। ये आपको याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इसमें क्या है कि लिंग की परिभाषा तो पहले भी आईपीसी में थी, लेकिन पहले केवल 2 लिंग को परिभाषित किया गया था, मेल और फीमेल। इस बार एक नए लिंग की परिभाषा ऐड कर दी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर का प्रावधान इस बार नया ऐड हुआ है बीएनएस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा 103(2) बीएनएस में किस अपराध को परिभाषित किया गया है? धारा 103 का 2 बीएनएस, इसमें भीड़ द्वारा हत्या को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? भीड़ द्वारा हत्या को। क्या आंसर इसका सही है? 3, भीड़ द्वारा हत्या। संगठित अपराध, संगठित अपराध की धारा कौन सी है? संगठित अपराध की धारा है धारा 111 बीएनएस। छोटे संगठित अपराध की धारा है धारा 112 बीएनएस। और आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी कृत्य को डिफाइन किया गया है धारा 113 बीएनएस में। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है, जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया है कि आतंकवादी कृत्य को 113 बीएनएस में परिभाषित किया गया है। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 112 बीएनएस छोटे संगठित अपराध, 111 बीएनएस संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, तथा 152 बीएनएस में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कार्यों को डिफाइन किया गया है। ये भी इस बार नया ऐड हुआ है। 152 बीएनएस भी नया ऐड हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झपटा मारी परिभाषित है। किस धारा में झपटा मारी का परिभाषा दी गई है? झपटा मारी की परिभाषा दी गई है 304 बीएनएस में। 304 बीएनएस में झपटा मारी की परिभाषा दी गई है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। धारा 112 में मैंने बता ही दिया, छोटे संगठित अपराध हैं। 152 में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कार्य हैं। और 106 के 2 बीएनएस, 106 का 2 बीएनएस ये हिट एंड रन से संबंधित है। कल मैंने बताया भी था, हिट एंड रन से संबंधित है, जो अभी लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्रूरता परिभाषित है। क्रूरता की परिभाषा किसमें दी गई है? तो दोस्तों क्रूरता की परिभाषा दी गई है 86 बीएनएस में। 86 बीएनएस में पहला ऑप्शन इसका सही है। 112 बीएनएस में छोटे संगठित अपराध बता ही दिए मैंने, छोटे संगठित अपराध। धारा 95, धारा 95 में ये भी इंपॉर्टेंट धारा है बच्चों। बालक द्वारा यदि कोई अपराध कराया जाता है, बालक द्वारा यदि किसी अपराध को करवाया जाता है, किसी अपराध को करने के लिए किसी बालक को यदि हायर किया जाता है, तो वो धारा 95 बीएनएस में आएगा। धारा 95 बीएनएस में आएगा। बालक द्वारा अपराध, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे, अपराध के लिए बालक को भाड़े पर रखना या नियोजित करना। इसके संबंध में कल मैं बता चुका हूँ।
धारा 69 बीएनएस, ये भी इंपॉर्टेंट धारा है। झूठे वादे करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना। झूठे वादे करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी कल की क्लास के ऊपर बेस्ड हैं। आज से हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर। अब हम शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर है जिसमें संहिता का नाम और कहाँ कहाँ लागू होगा, ये सारी चीजें दी हुई हैं। सबसे प्रारंभिक चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू। संहिता का नाम जैसे आप सबको पता ही है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 है। लागू 2024 में हुआ है, लेकिन नाम इसका भारतीय न्याय संहिता 2023 है। सेक्शन 1 का 2 कहता है या उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 को ऑफिशियल गजट के द्वारा इसको लागू कर दिया गया है। इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। जैसा कि अभी आपको पता है, मैंने पिछले बताया भी था कि 106 का 2 जो हिट एंड रन से संबंधित है वो अभी लागू नहीं हुआ है। भविष्य में यदि सरकार इसमें कुछ सुधार करना चाहेगी या एज इट इज लागू करना चाहेगी तो उसके लिए एक ऑफिशियल गजट जारी करेगी और उस गजट के माध्यम से इस धारा को लागू कर देगी। अगला है कौन कौन इस संहिता के अंतर्गत दोषी होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। कहने का मतलब यह है कि हर कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन जो कार्य हैं उसके प्रतिकूल कार्य करेगा, उसके अपोजिट कार्य करेगा या फिर कार्य का लोप करेगा। कार्य का लोप का मतलब ओमिशन। दो चीजें होती हैं, एक होता है ऐसा कार्य जो विधि के विरुद्ध हो, जो अगेंस्ट द लॉ हो, अगर आप उसको भी करेंगे तब भी दंडनीय है। या फिर ऐसा कार्य जो आप करने के लिए बाध्य हैं, विधि द्वारा आप करने के लिए बाध्य हैं, आप उसका ओमिशन करेंगे, आप उसका लोप कर देंगे, तब भी आप इस संहिता के अकॉर्डिंग दंडनीय होंगे। तो कार्य भी दंडनीय है, कार्य का लोप भी दंडनीय है, दोनों चीजें दंडनीय है। अगला है 1 का 4, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए, अगर भारत से परे, भारत के बाहर जाकर किसी फॉरेन कंट्रीज में कोई अपराध होता है और उसका ट्रायल अगर भारत में होना है, या अगर भारत का कोई व्यक्ति बाहर जाकर अपराध करता है या बाहर का ही कोई व्यक्ति जो भारत के विरुद्ध या भारत के नागरिक के विरुद्ध कोई अपराध करता है और उसका ट्रायल अगर भारत के अंदर होना है तो वो बीएनएस के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा माना जाएगा कि मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। अगला है 1 का 5वां, इस संहिता के उपबंध कहाँ कहाँ लागू होंगे। सबसे पहला है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। भारत के बाहर भी अगर भारत का नागरिक कोई अपराध करता है और उसका ट्रायल यदि भारत में होना है तो उस पर बीएनएस लागू होगा। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या यान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा। अब भारत का कोई शिप है या भारत का कोई प्लेन है, भारत का कोई शिप है जिसे पोत कहते हैं या यान है या प्लेन है, उस पर अगर कोई अपराध होता है और वो शिप और प्लेन अगर भारत में रजिस्टर्ड है तो ये माना जाएगा कि वो अपराध भारत में किया गया है और भारत की बीएनएस के तहत उसका विचारण किया जाएगा। भारत में बीएनएस की जो धाराएं हैं उसके अकॉर्डिंग उसको दोषी माना जाएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 5 का गा, 5 का सी, 1 के 5 का सी, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। यानी कि अगर भारत में कोई कंप्यूटर है और उस पर साइबर अटैक होता है,
क्योंकि बाहर से बैठकर कोई व्यक्ति उस पर साइबर अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि उसने वो अपराध भारत के भीतर किया है और उसका विचारण बीएनएस के अंतर्गत किया जाएगा। अगला है 1 का 6। 1 का 6 ये कहता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉज में बहुत सारे लॉज हैं, फॉर एग्जांपल मार्शल लॉ ही है, सेना का अपना कानून है, ये स्पेशल लॉ है। या फिर लोकल लॉज हैं, जैसे अभी आप पढ़ेंगे कि यूपी के अपने विशेष लॉ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के भी अपने लॉज हैं जो केवल उत्तर प्रदेश में लागू हैं। तो जो बीएनएस के प्रावधान हैं ये स्पेशल लॉज और लोकल लॉज को प्रभावित नहीं करेंगे, इनमें जो बंद दिए हैं उसको प्रभावित नहीं करेंगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है डेफिनेशंस, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें से भी आने की संभावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविदा के उपबंध कहाँ कहाँ लागू होते हैं, कहाँ कहाँ अपराध किए जाने पर इसके उपबंध लागू होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में आने की इसकी प्रबल संभावना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे। अब आप देखते हैं सेक्शन 2, जिसमें सारी परिभाषाएं दी हैं, जितने भी टर्म्स आगे बीएनएस में यूज किए जाएंगे उन सभी को इस धारा में परिभाषित किया गया है। जब भी कभी वो टर्म आगे, जब भी कभी वो वर्ड आगे आएगा बीएनएस में तो उसको, उसकी डेफिनेशन को यहीं से पढ़ा जाएगा और हर जगह यही डेफिनेशन ही चलेगी, उसके लिए हर जगह यही डेफिनेशन चलेगी। तो 2 का वर्ड सबसे पहला है एक्ट। अच्छा, एक्ट दो चीजें होती हैं, एक तो एक्ट होता है जो कानून के लिए होता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो एक ये एक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्ट का मतलब है वो एक्ट का मतलब है कार्य, एक्ट का मतलब है कार्य या सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट, 2 या 3 4 कार्य, मल्टीपल कार्य का एक समूह भी है तो वो भी कार्य में ही कहा जाएगा। तो कार्य, यहाँ पे ये कार्य इस एक्ट से अलग है, इस एक्ट से अलग है, डिफरेंट है। ये एक्ट का मतलब कार्य होता है, ये एक्ट का मतलब होता है कानून। एक एक्ट, तो हमारे पास, हमें इस डेफिनेशन में ये एक्ट को हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कार्य को। 2 का 2 आता है जीव जंतु की परिभाषा, एनिमल की परिभाषा। एनिमल क्या है? एनिमल हर ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर ऐसा जीव जंतु है जो मानव से भिन्न है, मानव से भिन्न है, मानव से भिन्न कोई भी जीव जंतु, उसको हम क्या कहेंगे? एनिमल कहेंगे। मानव से भिन्न कोई भी जीव जंतु, उसको हम एनिमल कहेंगे। ये देखिए, ये अगली धारा है 2 का 3, ये इंपॉर्टेंट धारा है, ये इंपॉर्टेंट धारा है क्योंकि इस बार ये नई ऐड हुई है, इसको आप याद रखेंगे। बालक की परिभाषा, बालक की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बालक में कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो बालक। अब बालक कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, या ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। शर्त इतनी सी है कि इन सबकी जो एज है वो लेस देन 18 होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, वो बालक की श्रेणी में आ जाएगा। अगला है 2 का 4, कूटकरण या काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब, काउंटरफीट का मतलब है कि किसी चीज का डुप्लीकेट बना देना, किसी चीज का डुप्लीकेट बना देना। जैसे कि एक नोट है, उसी का हमने उसी हूबहू उसी तरह का दूसरा नोट बना दिया, लेकिन वो नकली है। तो इसका जो है, इसकी डेफिनेशन कूटकरण, हिंदी में इसको कूटकरण कहते हैं। काउंटरफीट करने को हिंदी में कहते हैं कूटकरण। तो जो कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरे चीज के हूबहू बना देता है, माना जाएगा कि उसने कूटकरण किया है, कूटकरण कहलाता है। अगला है, कुछ चीजें आप ये भी याद कर लीजिएगा, कूटकरण की जो आईपीसी में जो धारा थी वो आईपीसी की सेक्शन 28 में थी। कुछ ऐसी धाराएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आईपीसी में भी थी और उनकी धाराएं हो सकता है कि आपसे पूछ ली जाए, तो वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा। अगली इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है न्यायालय की, न्यायालय की या कोर्ट की। कोर्ट क्या है? कोर्ट है जज, कोर्ट है जज या
जजों का एक पैनल या बॉडी ऑफ जजेस। वह न्यायाधीश या जज जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। मतलब ऐसा पर्सन जो विधि द्वारा, जो लॉ के द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए, वो जज होता है। कोई भी हो सकता है। और न्यायाधीश का निकाय या बॉडी ऑफ जजेस भी हो सकता है। सिंगल जज भी हो सकते हैं और जजेस की एक बॉडी भी हो सकती है जो लॉ के अकॉर्डिंग कार्य करेगा और अपना निर्णय देगा। वो जज है या न्यायालय है या कोर्ट। जज की परिभाषा आगे अलग है। अगला है मृत्यु। जब तक कि अन्यथा ना कहा जाए, जब तक कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में ना कहा जाए, मृत्यु का संबंध केवल मानव मृत्यु से है, मानव की मृत्यु से ही है। जब तक किसी और टर्म्स में ना कहा जाए, वहां अगर कहीं और कहा गया है तो वहां पे दिया गया होगा कि किसकी मृत्यु की बात हो रही है, किसी जीव जंतु की मृत्यु की बात हो रही है या किसी अन्य जीव की बात हो रही है। लेकिन जब तक नहीं कहा जाता है, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, ये माना जाएगा कि कहीं भी अगर मृत्यु शब्द लिखा है तो वो मानव की हत्या से संबंधित। अगला है डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक। 2 का 7। अगर कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करने की नियत से कोई कार्य करता है और वो लाभ पाने का वो अधिकारी नहीं है, कहते हैं कि सदोष अभिलाभ। इसको सदोष अभिलाभ कहते हैं। रॉन्गफुल गेन, ऐसा गेन जिसका पाने का हमें हक नहीं है, हम उस गेन के पात्र नहीं है, फिर भी हम उसको गलत तरीकों से प्राप्त करते हैं, तो उसको बेईमानी पूर्वक कहा जाएगा, डिसऑनेस्टली कहा जाएगा, बेईमानी पूर्वक कहा जाएगा। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज की डेफिनेशन धारा 2 के 8 में दी गई है, जिसमें पहले डेफिनेशन जो थी वो अभी भी है। उसमें है कि किसी भी पदार्थ के द्वारा अगर कुछ अंकित किया जाता है तो वो दस्तावेज कहलाता है। वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, पत्थर भी हो सकते हैं। किसी पर अगर कुछ अंकित किया जाए तो वो दस्तावेज की श्रेणी में आता है, डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भी ऐड कर दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अब दस्तावेज की श्रेणी में आएंगे और उसका उपयोग एज एन एविडेंस किया जा सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशायित हों। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, बैंक का चेक हो सकता है, जो आप चेक देते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। कोई अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की जाती है, तो वो भी एक दस्तावेज है। कोई अगर मैप बनाया जाता है, आप भी आगे चल के जब दरोगा बन जाएंगे तो आप भी घटनास्थल का एक मानचित्र बनाएंगे, तो वो जो मानचित्र आप बनाएंगे वो भी दस्तावेज है, उसको एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा। जिस लेख में निर्देश और अनुदेश अंतर्विष्ट हो, जिसमें इंस्ट्रक्शंस मेंशन हो, किसी चीज में अगर इंस्ट्रक्शन मेंशन है तो वो भी एक दस्तावेज। अगला है 2 का 9, कपट पूर्वक, फ्रॉडुलेंटली। कपट करने के आशय से, फ्रॉड करने के आशय से अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको कपट पूर्वक कार्य करना कहते हैं, फ्रॉडुलेंटली कार्य करना कहते हैं। अगला है लिंग की परिभाषा, जो कि 2 के 10 में है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लिंग की परिभाषा दी गई है धारा 2 के 10 में। अच्छा, अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द कई बार आएगा कि कोई व्यक्ति जो ये कार्य करता है, या एनी पर्सन इफ ही डज द जॉब, ही शब्द का इस्तेमाल होगा या हिंदी में वह शब्द का इस्तेमाल होगा, तो ये माना जाएगा कि वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज हो रहा है एज अ कॉमन जेंडर। वह या फिर शब्द ही जब कहीं भी यूज होगा तो ये माना जाएगा कि वो सभी के लिए यूज हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंगी हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी के लिए भी। आगे जब डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर ही लिखा हुआ है तो ही है तो केवल पुरुष के लिए यूज होगा।
वो एक कहने की लैंग्वेज है, वो एक डेफिनेशन बनाने की लैंग्वेज है कि एनी पर्सन इफ ही डज दिस क्राइम, अगर वह ऐसा ऐसा अपराध करता है तो वह का मतलब वहाँ केवल पुल्लिंग से नहीं है, स्त्रीलिंग से भी है और ट्रांसजेंडर से भी। तो आगे इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 2 की 10 की जो परिभाषा है पहले इंपॉर्टेंट है, आईपीसी के सेक्शन 8 में दी थी। 2 की 10 की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 8 में दी गई थी, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला है सद्भाव पूर्वक या गुड फेथ। कोई भी ऐसा कार्य जो अच्छी भावना के साथ किया जाए, सद्भाव पूर्वक किया जाए, वो माना जाएगा कि वो कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है। जिसमें सद्भावना पूर्वक कार्य करने का मतलब है कि सभी जितने भी सतर्कताएं हैं, जितने भी आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अगर कोई कार्य किया जाए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर कार्य किया जाए, तो ये माना जाएगा कि कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है। अगला है सरकार। अच्छा, इस गुड फेथ की डेफिनेशन आगे आपको पता चलेगी, जब हम साधारण अपवाद पढ़ेंगे तब वहां पता चलेगा कि अगर कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किया जाए और उस समय कोई अपराध हो जाए, उस समय किसी को क्षति हो जाए, तो वो अपराध नहीं होता है। अगर सभी जितने भी प्रिकॉशंस हैं सबको लेते हुए, सारे मानकों को फॉलो करते हुए अगर कोई अपराध हो जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे सद्भावना पूर्वक गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। अगला है, अगले पे आते हैं, 2 का 12, धारा 2 का 12, जिसमें सरकार या गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। तो सरकार क्या है? सरकार या गवर्नमेंट से मतलब है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र में हो चाहे आपका राज्य में हो, वो सरकार कही जाएगी, गवर्नमेंट कही जाएगी। अगला है संश्रय या हार्बर। संश्रय या हार्बर। अच्छा, सरकार की डेफिनेशन जो थी आईपीसी में सेक्शन 17 में दी गई, सेक्शन 17 में दी गई थी। अगला है संश्रय या हार्बर। संश्रय या हार्बर का मतलब है किसी को आश्रय देना, किसी को आश्रय देना, और वो किसी कोई साधारण पर्सन नहीं होगा, वो किसी कोई ऐसा पर्सन होगा जो कानून से भाग रहा होगा, जो कानून से भाग रहा होगा, खुद को छिपा रहा होगा। तो संश्रय देने में कई सारी चीजें आती हैं। संश्रय देने में या तो आप उसको आश्रय दिया जाए, अपने घर में छुपा लिया जाए, भोजन दे दिया जाए, ठीक है, धन दे दिया जाए, या आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे दिए जाए, आयुध दे दिया जाए, ठीक है, या फिर उसके लिए वाहन दे दिया जाए, उसको कोई गाड़ी दे दी जाए, 2 पहिया 4 पहिया वाहन भागने के लिए। तो ये सारे एक्ट्स, अगर ये चीजें किसी अपराधी को प्रोवाइड की जाती हैं तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा उस अपराधी को संश्रय दिया गया है। अंग्रेजी में जिसे हार्बर देना कहते हैं, हार्बर कहते हैं। अगला है क्षति, इंजरी। इंजरी, अगर इंजरी का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, कोई हानि पहुंचाता है, और वो हानि किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हानि जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो बॉडी को हो सकती है, शरीर को हो सकती है, उसके मन को हानि हो सकती है, या फिर उसकी ख्याति को हानि हो सकती है, ठीक है। माइंड, रेपुटेशन और बॉडी, उसको अगर अवैध रूप से कोई हानि कारित करता है तो वो माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई क्षति कारित की है, कोई इंजरी कारित की है। इंजरी का मतलब हमेशा हम लोग लेते हैं कि भाई बॉडीली इंजरी हो जाए, कहीं चोट लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के अगर मान को भी हानि पहुंचती है तो ये माना जाएगा कि उसके सम्मान को क्षति पहुंची है, उसके सोशल स्टेटस को इंजरी हुई। अगला है इलीगल। इलीगल आप सब जानते हैं कि ऐसा कोई कार्य जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, वो है अवैध। उसको इलीगल या अवैध करने का कहते हैं। मतलब, या फिर उसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसा कार्य जो लीगली आप बाउंड हैं करने को, जो आप करने के लिए आबद्ध हैं, यदि आप उसे नहीं करते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। तो इसमें कार्य भी आता है और कार्य का लोप करना भी आता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्य का लोप का मतलब हुआ
कि कोई ऐसा कार्य जो आप करने के लिए आबद्ध हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तब भी आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगला है 2 का 16 है न्यायाधीश की डेफिनेशन, जज की डेफिनेशन। तो जज का मतलब कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह आपराधिक तौर नहीं होगा, आधिकारिक तौर पे होगा, आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है? वो सिविल में भी हो सकता है, दंडिक कार्यवाही भी हो सकता है, और उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की भी जा सकती है और अपील नहीं भी की जा सकती है। लोअर कोर्ट्स हैं तो उसके लिए आप अपर कोर्ट्स में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट है तो उसके ऊपर आप डबल बेंच और इन सब जगह जा सकते हैं। कई कई जगह पे कई कई जजेस ऐसे होते हैं, कई कई बेंचेस ऐसी होती हैं जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जज आप सभी जानते हैं, कॉमन है। अगला है 2 का 17 लाइफ। जैसे कि डेथ की बात की थी, मृत्यु की बात की थी, तो उसमें यह था कि जब तक अलग से ना कहा जाए तब तक डेथ का मतलब मानव की हत्या से। उसी तरह जब तक अलग से कुछ और ना कहा जाए तब तक जीवन का मतलब मानव जीवन से है, मानव जीवन से। लाइफ का मतलब ह्यूमन लाइफ से। 2 का 18 ये मैंने आपको बताया था, स्थानीय विधि, लोकल लॉ। ऐसे बहुत से लॉज हैं जो बहुत छोटे भाग के लिए होते हैं। जैसे कि आपके ऑफिस में है, मान लीजिए किसी के ऑफिस में है, वहां लिखा हुआ है धूम्रपान मना है, तो ये लॉ जो है वहां का लोकल लॉ है कि इस जगह पर धूम्रपान आप नहीं कर सकते। आपको करना है, बाहर चले जाइए, प्रेमाइसिस के बाहर चले जाइए। ये लोकल लॉ है, वहां लिखा भी रहता है कि धूम्रपान करने पर इतना जुर्माना वसूला जाएगा। या जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में अभी पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे अपने लॉज हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा में ही लागू होते हैं। तो वो लॉज जो हैं, वो लॉज केवल उत्तर प्रदेश में लागू होंगे, तो वो लोकल लॉज कहे जाएंगे। ऐसी बहुत सी सिटीज हैं या बहुत सी जगह हैं जहाँ पे छोटे छोटे लॉज चलते हैं जो अन्य कहीं प्रिवेल नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, उस जगह पे उन लॉज का रेलेवेंस है, तो इसीलिए उसको कहते हैं लोकल लॉज। 2 के 19 में पुरुष की परिभाषा दी गई है, पुरुष या मैन की परिभाषा दी गई है। तो किसी भी आयु का अगर मानव नर है, किसी भी आयु का अगर मानव नर है तो उसको हम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे। किसी भी आयु के मानव नर को हम पुरुष कहेंगे। ठीक है। 2 के 20 में परिभाषा दी गई है मंथ और ईयर की, मास और वर्ष की, मास और वर्ष की परिभाषा दी गई है। अच्छा, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। पुरुष की परिभाषा जो है वो आईपीसी की धारा 10 में दी गई थी। पूर्व में आईपीसी की धारा 10 में मैन और वुमेन दोनों को परिभाषित किया गया था, मैन और वुमेन दोनों को परिभाषित किया गया था, लेकिन इस बार पुरुष और स्त्री की परिभाषा अलग अलग कर दी गई है, अलग अलग सब सेक्शंस में कर दी गई है। तो हम थे 2 के 20 पर, मास और वर्ष, मंथ और ईयर। तो मंथ और ईयर कौन सा रहेगा? जब भी कभी आईपीसी में या बीएनएस में जब भी कभी बात होती है महीने और की, तो हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है, जो हम लोग यूज करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला। एक हमारा अपना कैलेंडर भी है जिसमें हम हिंदू कैलेंडर है या इस्लामिक कैलेंडर्स हैं, बहुत से कैलेंडर्स हैं, लेकिन जब भी कभी हम मंथ और ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर्स की बात ही होगी। अगला है जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। मतलब आपकी गाड़ी हो गई, गोल्ड हो गया, या अन्य कोई चीज हो गई जो एक जगह से दूसरी जगह जाई जा सके। किसी चीज से, जैसे घर है तो वो किसी चीज से बंधा हुआ है, देख जमीन से जकड़ा हुआ है, जमीन पर रुका हुआ है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। अगला है वचन या नंबर। तो वचन और नंबर तो इसमें लिखा हुआ है कि जब तक अनलेस स्पेसिफाई ना किया जाए, अनलेस स्पेसिफाई ना किया जाए, एक वचन अगर लिखा है तो ये माना जाएगा कि उसमें बहुवचन भी सम्मिलित है, और अगर बहुवचन लिखा है तो उसमें ये माना जाएगा कि उसमें एक वचन भी सम्मिलित है।
तो यही डेफिनेशन है वचन या नंबर की, जब तक कि संदर्भित ना हो। एक वचन में शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है और बहुवचन के शब्दों में एक वचन सम्मिलित होता है। ये सारे डेफिनेशन जब हम आगे सेक्शंस पढ़ेंगे बीएनएस के, उन समय ये वर्ड्स यूज होंगे, इसलिए उन सबको पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। अगला है शपथ। शपथ मतलब ओथ। शपथ आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग कहीं पर भी, शपथ मतलब कि न्यायालय में या सबूत के प्रयोजन से जब भी हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम सही कह रहे हैं, हमें इस चीज का ज्ञान है, तो हम क्या करते हैं, शपथ खाते हैं, ओथ लेते हैं अपनी सत्यनिष्ठा की, कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जब भी हम न्यायालय में या लोक सेवक के समक्ष अपना बयान देते हैं या सबूत के प्रयोजन से ये अपेक्षित रहता है कि हम हमेशा सत्य बोलें, तो हम एक शपथ खाते हैं कि जो भी मैं कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। 2 के 24 में दी है अपराध की परिभाषा, ऑफेंस की परिभाषा। तो ऑफेंस से या ऑफेंस का मतलब हर वो कार्य है, हर वो एक्ट है जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, वो ऑफेंस होता है। सिंपल सी बात है, हर वो कार्य जो इस संहिता के द्वारा दंडनीय है, इस संहिता के द्वारा दंडनीय है, वो ऑफेंस। लोप, ओमिशन, मैंने ओमिशन भी आपको बताया था कि अगर आप लीगली बाउंड हैं किसी कार्य को करने के लिए, आप नहीं करते हैं, तो आप उस कार्य का लोप कर रहे हैं, तो वो भी दंडनीय है। 2 के 6 में व्यक्ति की परिभाषा है, पर्सन की परिभाषा है। अब व्यक्ति का मतलब तो एक पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब भी कभी व्यक्ति का शब्द यूज होगा तो केवल वो एक पर्सन के लिए यूज नहीं होगा, वो किसी कंपनी के लिए भी यूज हो सकता है। कंपनी भी एज अ पर्सन ट्रीट की जाएगी, लोगों का ग्रुप भी एज अ पर्सन ट्रीट किया जाएगा। तो आगे जब कभी व्यक्ति आए तो उसमें व्यक्ति में केवल एक व्यक्ति इंक्लूडेड नहीं होगा, उसमें कंपनी या लोगों का एक ग्रुप भी इंक्लूड हो सकता है। अगला है 2 का 27, पब्लिक। पब्लिक के अंदर आता है जन समुदाय, जनरल पब्लिक। जैसे पब्लिक है तो एक कम्युनिटी है कोई या समुदाय है कोई, तो वो पब्लिक के अंडर में आएगा। पब्लिक सर्वेंट आप सभी जानते हैं। लोक सेवक कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट होता है जो सरकार के अधीन काम करता है, सरकार से वेतन लेता है, पब्लिक के लिए काम करता है, वो लोक सर्वेंट होता है। अगला सेक्शन है रीजन टू बिलीव, विश्वास करने के कारण। अगर कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, तब वह कहा जाता है कि उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। कोई व्यक्ति अगर किसी बात को विश्वास करने का कारण रखता है, किसी के पास पर्याप्त रीजन है किसी चीज को बिलीव करने का, तो ये माना जाएगा कि वो उसके पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं। अगला है विशेष लॉ, स्पेशल लॉ। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि यह स्पेशल लॉज वो लॉज होते हैं जो किसी विशेष जगह पे या किसी विशेष चीजों के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे कि मार्शल लॉज हैं, विशेष लॉज हैं। मार्शल लॉज जो है वो स्पेशल लॉज की कैटेगरीज में आते हैं। इसी तरह जैसे कि आप देखते होंगे अफ्स्पा है, तो अफ्स्पा भी एक स्पेशल लॉ जो हर जगह यूज नहीं होता है, लेकिन एक वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है, तो वो होते हैं स्पेशल लॉज। अगला है मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज होती है, सिंपल भाषा में समझिए, कि जिससे हमें कोई मॉनेटरी फायदा हो जाए या जिससे हमें कोई आर्थिक लाभ हो जाए। ज्यादातर चीजें वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसी टर्म्स में आती हैं। जैसे कि मूल्यवान प्रतिभूति में कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार, कोई लीगल राइट क्रिएट किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, ट्रांसफर किया जाए या रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एक्सटिंग्विश किया जाए, हटा दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। इसके द्वारा कोई व्यक्ति विधि के दायित्व के अधीन या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। समझ रहे हैं कि अगर कोई मूल्यवान प्रतिभूति ऐसी प्रतिभूति है जिससे कि कोई लीगल राइट्स हैं, कोई राइट्स हैं जिनका सृजन किया जा सके, जिनको ट्रांसफर किया जा सके, जिनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके या जिनको छोड़ दिया जा सके। अगला है इंपॉर्टेंट है जलयान। जलयान या वेसल, अंग्रेजी में वेसल। वेसल या जंजाल का सिंपल सा मतलब है पानी का जहाज। पानी पे जो चलने वाले जितने भी आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है पानी का,
जहाज, नाव, ये सारी चीजें जो पानी पे चलने के लिए बनाई जाए वो वेसल है या जलयान है। स्वेच्छा, वॉलंटरली। अब स्वेच्छा या वॉलंटरली का मतलब ये है कि कोई भी कार्य यदि इस आशय से किया जाए कि इसका परिणाम हमें पता है कि क्या होगा, हमें पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, तो वो ये माना जाएगा कि वो कार्य स्वेच्छा पूर्वक किया गया है। इसका एक बहुत ही अच्छा मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है एक्स, वो कहीं चोरी करने जाता है, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं बगल वाले घर में आग लगा दूं, सब लोग इसी में व्यस्त हो जाएंगे तो मैं इस घर में चोरी कर लूंगा। वो ऐसा ही करता है, वो बगल वाले घर में आग लगा देता है और इस घर में चोरी कर लेता है। लेकिन जब वो आग लगाता है तो उस आग लगाने से बगल वाले घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो केवल आग लगाने का दोषी होगा, वो उस व्यक्ति की हत्या का भी दोषी होगा। वो ये नहीं कह सकता कि सर मैंने तो किसी की हत्या नहीं की है, मैंने तो केवल चोरी की है, आग लगाई है। केवल आग लगाने का और हत्या का दोषी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता था कि यदि मैं किसी के घर में आग लगाऊंगा तो किसी की मृत्यु होना संभव है। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, वॉलंटरली। इस बात का आशय होते हुए, इस बात का ज्ञान होते हुए उन साधनों के द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या विश्वास रखने का कारण रखता था कि उसका कारित होना संभाव्य है। अगर वो आग लगाता है तो वो जानता है कि इससे किसी की मृत्यु होना संभाव्य है, फिर भी वो काम करता है और उससे मृत्यु हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि उसने मृत्यु का अपराध स्वेच्छा कारित किया है। अगला है विल। विल आप समझते हैं, वसीयत। सिंपल सा है, विल का मतलब वसीयत। 2 के 35 में वुमन की परिभाषा है, महिला की परिभाषा है। अगला है सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा। सदोष अभिलाभ का मतलब ये है कि हमें यदि कोई ऐसा लाभ प्राप्त हो जाए जिसका प्राप्त करने का हमें अधिकार ही ना हो, जिसके हम हकदार ही ना हो, और हमें वो लाभ अगर प्राप्त हो जाता है तो ये माना जाएगा कि हमें सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन प्राप्त हुआ है। इसी तरह सदोष हानि। एक व्यक्ति जिसको रॉन्गफुल गेन प्राप्त हुआ है, जिससे प्राप्त हुआ होगा, उसको क्या हुआ होगा, उसको सदोष हानि हुई होगी। ऐसी हानि जिसको प्राप्त करने का वह अधिकार ना हो लेकिन उसे हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, सदोष हानि कहेंगे। ठीक है, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। ठीक है, तो कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, जैसे मैंने आपको पिछली धाराओं में बताया था कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है यदि उसे वो लाभ मिल जाए जिसको पाने का उसे अधिकार नहीं है। जाहिर सी बात है, जिससे वो ऐसा लाभ प्राप्त करेगा उस व्यक्ति को क्या होगा, सदोष हानि होगी। तो वो व्यक्ति क्या होगा, सदोष हानि प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति अपना सामान लूज कर रहा है वो सदोष हानि प्राप्त करेगा, और जो इलीगली गेन कर रहा है वो सदोष लाभ प्राप्त करेगा। ये डेफिनेशंस की लास्ट डेफिनेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस संहिता और संहिता में उनके हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जो बीएनएस में परिभाषित नहीं है लेकिन आईटी एक्ट में परिभाषित हैं या बीएनएसएस में परिभाषित हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित हैं, उनका मीनिंग वही होगा जो उन एक्ट्स में दिया हुआ। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, 39 डेफिनेशंस हैं, और उसमें मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं, जैसे कि ये रॉन्गफुली लॉस वाला इम्पोर्टेंट है, सदोष हानि सदोष लाभ प्राप्त करना ये इम्पोर्टेंट है, महिला की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, वेसल की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, स्पेशल लॉज इम्पोर्टेंट है, लोक सेवक ये इम्पोर्टेंट है, जंगम संपत्ति की इम्पोर्टेंट है, पुरुष की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, न्यायाधीश की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, क्षति की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको याद करनी ही करनी है। इसको आप टिक मार लीजिए। इनमें से क्वेश्चन 100%, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। अगर आपको याद करनी है तो जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं ये 101% आप याद कर लीजिएगा। बाकी सारी धाराएं
आपको पढ़नी है, लेकिन इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। अब बात करते हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस की, धारा 3 की, जिसमें जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, उनकी बात करते हैं। तो धारा 3 का एक ये कहता है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें साधारण अपवाद दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि किन कंडीशंस में कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, किस कंडीशन में कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि हत्या एक अपराध होती है, लेकिन उसमें दिया हुआ है कि हत्या किन कंडीशन में की जाए कि वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो धारा 3 का एक ये कहता है कि उन जनरल एक्सेप्शंस को जब हम हत्या की परिभाषा पढ़ेंगे तो बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, ये माना जाएगा कि वो स्वतः उसमें लागू है। जैसे कि एक जनरल एक्सेप्शन है कि 7 वर्ष से कम बालक के द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो जब भी कोई अपराध डिफाइन होगा, बार बार उसमें यह नहीं लिखा जाएगा कि 7 वर्ष के बालक द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं है। एक बार जनरल एक्सेप्शन में डिफाइन कर दिया गया है, वही पूरी संहिता में स्वतः लागू हो जाएगा। अगला है 3 का 2, प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में वो स्पष्टीकरण प्रयोग में लाया जाएगा। यानी कि एक बार अगर कोई चीज डिफाइन कर दी गई है, किसी चीज का स्पष्टीकरण संहिता में दे दिया गया है, तो बार बार उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा, वो संहिता के प्रत्येक भाग में ऑटोमेटिकली लागू होगा। थर्ड पर्सन है, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति का पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तो यह माना जाएगा कि वह संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे में है। सपोज करिए एक व्यक्ति कोई चीज चुरा के लाता है और अपनी पत्नी को दे देता है, तो ये माना जाएगा कि वो संपत्ति अभी भी उस व्यक्ति के कब्जे में ही है। चौथा है, जब तक इस संदर्भ के प्रतिकूल आशयित ना हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किसी किए गए कार्यों का निर्देश के शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी होगा। अगर जैसे कि कहीं पे दिया हुआ है कि कोई कार्य करता है, तो जो किसी कार्य के लिए अगर कोई धारा बनी है, तो वो कार्य के लोप के लिए भी वो धारा बनी होगी। ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि उस कार्य के लोप के लिए भी वो धारा बनी हुई है। पांचवा है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उस व्यक्ति द्वारा अकेले किया गया है। ऐसा जैसे कि मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए कई सारे व्यक्ति इन्वॉल्व, किसी कार्य को करने के लिए कई सारे व्यक्ति इन्वॉल्व हैं और वो अलग अलग कार्य करते हैं, और उस कार्य के करने से कोई अपराध कारित हो जाता है, तब ये माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने वो कार्य अकेले किया है। जैसे कि कई लोग मिलकर किसी को मारते हैं, तो सभी पर वो मारपीट की धारा लगेगी। अगला है, जो कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान का आशय सम्मिलित रखता है, उस कार्य के प्रति उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर भी यही है कि मान लीजिए 2-3 लोग मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें से 2 लोगों को पता है कि उनका आशय गलत है, तो ये माना जाएगा कि वह कार्य उस आशय से किया गया है कि किसी को हानि पहुंचाई जा सके। आपराधिक ज्ञान का उसे आशय था, उसका मैल इंटेंशन था वो कार्य करने का, और 4-5 लोग मिलकर अगर गलत इंटेंशन से कार्य करते हैं, तो ये माना जाएगा कि हर इंडिविजुअल द्वारा वो अपराध किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट धारा है कि जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है,
वहां यह समझा जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित किया जाना अपराध है। जैसे किसी की हत्या मान लीजिए कि अपराध है, किसी की हत्या मान लीजिए कि अपराध है, लेकिन किसी को मारना पीटना अलग धारा का अपराध है और किसी को खाना भूखे रखना अलग धारा का अपराध है। तो एक एग्जाम्पल है कि का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः या को पीट कर जानबूझकर या की मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की। कोई व्यक्ति है, वो या को पकड़ के लाता है और उसको बंदी बना के रखता है, कुछ खाना नहीं देता है और कभी मारता पीटता भी है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति की हत्या की। अगला है जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, तो वह अपराध करता है। इसमें लिखा है कि जब कई छोटे छोटे कार्यों से मिलके कोई कार्य किया जाता है, जब कोई छोटे छोटे कार्यों से मिलके कोई कार्य किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के घर में चोरी करनी है, 4-5 चोर आए मिलके चोरी करने आए, तो एक बाहर रोड पे खड़ा है जो देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है, एक व्यक्ति केवल ताला तोड़ रहा है और एक व्यक्ति अंदर जाके चोरी करके आ रहा है। तो बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो खाली खड़ा था, मैं देख रहा था, मैंने तो चोरी नहीं की, तो मुझ पे चोरी का अपराध नहीं बनता है। लेकिन इस धारा का मतलब ये है कि जब कई कार्यों के द्वारा मिलकर एक अपराध किया जाता है, तो ये माना जाता है कि सभी ने वो अपराध किया है और सभी उस अपराध के दोषी होंगे, सभी चोरी के दोषी होंगे, बल्कि चोरी केवल एक व्यक्ति ने की है, अंदर जाके सामान एक व्यक्ति लेकर के आया है, बाहर एक व्यक्ति रोड पे खड़ा था, देख रहा था कोई आ तो नहीं रहा है, एक व्यक्ति ने ताला तोड़ा, वो भी अंदर नहीं गया, लेकिन चोरी के अपराध के दोषी तीनों होंगे। तो ये आपका सेकंड अध्याय यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसमें से जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जनरल एक्सप्लेनेशंस का भाग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, तो आप लोग फोकस करिएगा मेनली डेफिनेशंस पे और जो मैंने पहला पढ़ाया था उस पे। इन दो लेक्चर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना है। बाकी आप लोग बताइएगा, आज मैंने ये नोट्स बनाए हैं आज, और जैसे कल मैंने लिख के पढ़ाया था, आज मैंने ये नोट्स के माध्यम से पढ़ाया ताकि लिखने में समय थोड़ा कम लगे, और जो इसमें लिखा हुआ है, जो सारे नोट्स मैंने बनाए लिखा हुआ है, वो एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं, ताकि आपको ये जो लॉ की लैंग्वेज है ये भी पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि जब मैं अगर लिख के बताऊंगा तो एग्जैक्ट ये लैंग्वेज नहीं लिख पाऊंगा, तो इसलिए मैंने आज ये नोट्स बनाए हैं कि आप लोग थोड़ा सा लॉ की लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाएं। बाकी पढ़ते रहिए, और कल हम जो है तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करिएगा, और जो भी बच्चे आपके साथ आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं उनमें ये वीडियो शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज के लिए फिर इतना ही है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।